कभी कभी क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर अपार ताकत है, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य सी दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक लेती है। ऐसा लगता है कि अगर बस थोड़ा सा कुछ बदल जाए तो जिंदगी पूरी तरह अलग हो सकती है। लेकिन सच मानिए, रुकावट बाहर नहीं है। रुकावट आपके दिमाग की बनाई हुई वह तस्वीर है जो आपने अपने बारे में खुद ही बना ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रिथिंक पर। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो साफ साफ कहती है, अगर आप अपने दिमाग में बनी हुई तस्वीर बदल दें तो किस्मत अपने आप बदलने लगती है। यह किताब है साइको साइबरनेटिक्स, जिसे लिखा है डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट्ज ने। एक ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब जो बताती है कि हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है। यह मशीन 100 सही तरीके से काम करती है, लेकिन सिर्फ उसी दिशा में जिस दिशा में आप इसे सेट करते हैं। जैसी तस्वीर आप अपने बारे में बना लेते हैं, दिमाग उसी तस्वीर को सच करने में लग जाता है। अगर आपकी तस्वीर छोटी है तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है, और अगर आपकी तस्वीर बड़ी है तो आप वह भी हासिल कर लेते हैं जो कभी असंभव लगता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ इमेज, यानी आपकी पूरी जिंदगी की असली चाबी। डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे। वह अक्सर देखते थे कि जब किसी इंसान का चेहरा बदल दिया जाता है तो कई बार उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन कई ऐसे केस भी थे जहां चेहरा बदलने के बाद भी इंसान अंदर से वही डरपोक, असुरक्षित और कमजोर ही रहता था। यहीं से उन्होंने एक चौंकाने वाली बात समझी, असली बदलाव चेहरे में नहीं होता। असली बदलाव उस सेल्फ इमेज में होता है जो इंसान अपने दिमाग में अपने बारे में बनाए रखता है। सेल्फ इमेज वो चुपचाप बनी हुई अंदरूनी तस्वीर है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आप किस लायक हैं, और आपके हिसाब से दुनिया आपको कैसे देखती होगी। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि आप अपने बारे में जिस तस्वीर को सच मान लेते हैं, आपकी पूरी जिंदगी उसी तस्वीर को सही साबित करने लगती है। अगर किसी इंसान को बचपन से यह कहा गया कि वह स्लो है, तो बड़ा होकर भी उसका दिमाग उसी इमेज के हिसाब से काम करता, चाहे वह अंदर से कितना ही इंटेलिजेंट क्यों न हो। क्योंकि दिमाग एक ही बात मानता है, यू आर व्हाट यू बिलीव यू आर। इस पहले अध्याय का संदेश बहुत सीधा है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठे पुराने विश्वासों को बदलना होगा। क्योंकि दिमाग एक ऐसी मशीन है जो आपकी सेल्फ इमेज को ही अपना टारगेट मानकर काम करती है। आज बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को उतना ही बड़ा मानता हूं जितना बड़ा सपना मैं देखता हूं? अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे अंदर एक नेचुरल सक्सेस सिस्टम मौजूद होता है, एक जन्मजात मैकेनिज्म जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही बना है। लेकिन सवाल यह है, वह सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है और क्यों कई लोग उसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। चैप्टर 2, आपके अंदर छिपा सक्सेस मैकेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि तीर चलाते समय हमें हवा का पूरा रास्ता नहीं पता होता, फिर भी तीर अपने निशाने तक पहुंच जाता है? डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट्ज कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही एक टारगेट सीकिंग मैकेनिज्म मौजूद है, एक अद्भुत सिस्टम जिसे यह किताब कहती है सक्सेस मैकेनिज्म। यह सिस्टम हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी। बस फर्क इतना है कि कोई इसे जगाना सीख लेता है और कोई इसे पूरी जिंदगी सोया ही रहने देता है। सक्सेस मैकेनिज्म तभी एक्टिवेट होता है जब आपके पास एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करने का ईमानदार विश्वास होता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते खुद ढूंढना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मिसाइल अपने टारगेट को लॉक कर लेती है और खुद रास्ता बनाती चली जाती है। अगर आप सच में यह मान लें कि हाँ, मैं YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकता हूं, तो आपका दिमाग आइडियाज और एक्शंस जनरेट करना शुरू कर देता है। आप सोचते हैं कि आप कॉन्शियसली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका सक्सेस मैकेनिज्म बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है। इस अध्याय का कॉ मैसेज बहुत सिंपल है, गोल क्लियर रखिए, खुद को कैपेबल मानिए और दिमाग को अपना काम करने दीजिए। हर स्टेप पहले से पता होना जरूरी नहीं है, दिमाग रास्ता बना लेता है, आपको बस डायरेक्शन देनी होती है। बाकी काम यह पावरफुल मशीन खुद करती है। आज सिर्फ एक बात पर सोचिए, वह कौन सा एक लक्ष्य है
जिसे आपका सक्सेस मैकेनिज्म आज से पूरा करना शुरू कर सकता है। अब अगले अध्याय में मैल्ट्स बताते हैं कि इस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है, और वह टेक्निक है इमेजिनेशन, क्योंकि दिमाग असली और कल्पना में फर्क ही नहीं करता। चैप्टर 3 इमेजिनेशन सक्सेस मैकेनिज्म की पहली चाबी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, और आपके मन में एक फिल्म चल रही है जिसमें आप वही इंसान बन चुके हैं जिस इंसान बनने का आपने हमेशा सपना देखा था। सबसे कमाल की बात यह है कि आपका दिमाग इस फिल्म को सच और झूठ में डिवाइड नहीं करता। जो भी आप गहराई से इमेजिन करते हैं, दिमाग उसे एक रियल एक्सपीरियंस की तरह ही मान लेता है। इसीलिए डॉक्टर मैल्ट्स कहते हैं, इमेजिनेशन इज द फर्स्ट की, यानी सफलता का दरवाजा सबसे पहले इमेजिनेशन से ही खुलता है। दिमाग की एक खास आदत है, अगर आप खुद को बार बार केपेबल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग इमेजिन करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी इमेज को आपका सच बना देता है, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन अगर आप हर बार अपने दिमाग को डर, कमजोरी और असफलता की तस्वीरें दिखाते रहते हैं तो दिमाग उसी नेगेटिव कहानी को आपकी रियलिटी बना लेता है। जरा सोचिए, दो लोग हैं, एक कहता है मैं स्टेज पर हमेशा नर्वस हो जाता हूं, दूसरा कहता है मैं स्टेज पर जाते ही कॉन्फिडेंट फील करता हूं। अब सवाल यह है, सच कौन बोल रहा है? असल में दोनों ही, क्योंकि दोनों अपनी अपनी इमेजिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं। पहला इंसान अपने दिमाग में डर की फिल्म चलाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस की, और उनका दिमाग उसी फिल्म के स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। इस अध्याय का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है, आप अपनी इमेजिनेशन से ही अपनी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आपकी इनर मूवी नेगेटिव है तो आपकी आउटर रियलिटी भी नेगेटिव बनती चली जाती है। लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने आइडियल वर्जन को क्लियर, कलरफुल और रियल तरीके से इमेजिन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका बिहेवियर बदलने लगता है, क्योंकि दिमाग वही दोहराता है जो आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर उसे बार बार दिखाते हैं। अब बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगले 24 घंटों में आप अपने दिमाग को कौन सी फिल्म दिखाने वाले हैं? कॉन्फिडेंस की, सक्सेस की, फियरलेस पर्सनैलिटी की? जो आप चुनेंगे वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। अब अगला अध्याय बताता है कि कैसे हम बचपन से ही कुछ गलत बिलीफ्स में हिप्नोटाइज हो जाते, और जब तक इन झूठी मान्यताओं को तोड़ा नहीं जाता, ना सेल्फ इमेज बदलती है और ना ही सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। चैप्टर 4 झूठी मान्यताओं की हिप्नोटिज्म से खुद को आजाद करें। कभी आपने सोचा है कि हम अपने बारे में जो कुछ भी मानते हैं, क्या वह सच में सच होता है, या बस हमें बार बार यह यकीन दिलाया गया होता है कि वह सच है? इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल मैल्ट्स एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं, हम सब किसी न किसी तरह हिप्नोटाइज्ड होते हैं। किसी जादूगर की वजह से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की वजह से, माहौल की वजह से, और सबसे ज्यादा दूसरों की बार बार कही गई बातों की वजह से। हम बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुम में वह बात नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये बातें दिमाग के अंदर इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि इंसान इन्हें अपनी सच्चाई मानने लगता है। लेकिन मल्ट्स कहते हैं यह सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ रिपीटेड सजेशंस होती हैं। यही फॉल्स बिलीफ्स असली हिप्नोसिस हैं। सोचिए, एक बच्चे से बचपन में कह दिया गया तू मैथ्स में वीक है। शायद उस दिन वह बीमार था, शायद उसका मूड खराब था, लेकिन उस एक लाइन ने उसकी सेल्फ इमेज पर एक परमानेंट मार्क छोड़ दिया। अब हर एग्जाम, हर क्वेश्चन, हर कोशिश के समय उसके दिमाग में वही पुरानी मैं वीक हूं वाली फिल्म चलने लगती है। क्या वह सच में वीक है? जरूरी नहीं, लेकिन दिमाग ने उस बिलीफ को हिप्नोसिस की तरह एक्सेप्ट कर लिया। इस अध्याय का असली संदेश यह है, हमारी जिंदगी की कई लिमिटेशंस असली नहीं होती, वे सिर्फ पुरानी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते रहते हैं। जैसे ही आप इन बिलीफ्स को पहचानना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर की कोई सॉलिड फाउंडेशन ही नहीं होती। ये सिर्फ वो आवाजें होती हैं जो आपने कभी सुनी थीं और समय के साथ उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी मोमेंट में नई, सच्ची और एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं केपेबल हूं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है और पुरानी हिप्नोसिस टूटने लगती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपके बारे में वह कौन सी झूठी बिलीफ है जो आपको आज तक रोकती आई है?
और जिसे आपको आज ही तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बिलीफ बदलते ही जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। अब अगला अध्याय बताता है कि सिर्फ इमेजिनेशन और बिलीफ ही काफी नहीं है, हमें एक और चीज की जरूरत होती है, रैशनल थिंकिंग। वह सोच जो हमें गलत निष्कर्षों से बचाती है और दिमाग को सही डायरेक्शन देती है। चैप्टर 5, तार्किक सोच की शक्ति का उपयोग कैसे करें। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर डर, तनाव और इनसिक्योरिटीज किसी असली खतरे की वजह से नहीं, बल्कि हमारी गलत सोच की वजह से पैदा होते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं, फीलिंग इज नॉट फैक्ट, यानी जो हम महसूस करते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। हमारा दिमाग अक्सर हमारी इमोशंस को ही रियलिटी मान लेता है और फिर उसी आधार पर हमारी सेल्फ इमेज को गलत दिशा में धकेल देता है। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं लायक नहीं हूं। ये सब फीलिंग्स हैं, फैक्ट्स नहीं, लेकिन दिमाग इन्हें सच मान लेता है और फिर वही एक्सपीरियंस हमें बार बार मिलता है। जैसे ही आप लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, पूरा गेम बदलने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप स्टेज पर बोलने वाले हैं। जैसे ही वह पल आता है, दिमाग तुरंत डर की एक तस्वीर खड़ी कर देता है। मैं भूल जाऊंगा, सब लोग हंसेंगे, मेरी आवाज अजीब लगेगी। असल में ये सब इरेशनल थॉट्स होते हैं, लेकिन अगर उसी समय आप खुद से कहें मैंने तैयारी की है, ऑडियंस ज्यादातर सपोर्टिव होती है, पहले कुछ सेकंड्स की नर्वसनेस बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपका शरीर और दिमाग उसी सोच के हिसाब से बिहेव करने लगता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऊपर जाता है और परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लगती है। यही है रैशनल थिंकिंग की असली ताकत। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, भावनाएं अक्सर हमें गलत दिशा दिखा देती हैं, लेकिन तर्क हमें सही रास्ता पकड़ना सिखाता है। जब आप हर डर को जांचने लगते हैं, हर थॉट से सवाल करने लगते हैं, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिव हिप्नोसिस से बाहर आने लगता है। आपकी सेल्फ इमेज साफ होती जाती है और आपका सक्सेस मैकेनिज्म बिल्कुल सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में वह कौन सी जगह है जहां आप फैक्ट्स पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर रिएक्ट करते हैं। उस सिचुएशन को पहचानिए और आज ही तर्क का इस्तेमाल करके उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अब अगले अध्याय में मल्ट्स बताते हैं कि दिमाग को चलाने की सबसे अद्भुत तकनीक क्या है, रिलैक्सेशन। क्योंकि सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक शांत और रिलैक्स्ड माइंड से आते हैं। चैप्टर 6, रिलैक्स एंड लेट योर सक्सेस मैकेनिज्म वर्क फॉर यू। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप किसी काम को जोर लगाकर दबाव में पूरा करना चाहते हैं तो उलझन और बढ़ जाती है, दिमाग जैसे लॉक सा हो जाता है। किताब कहती है हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम उसे फोर्स नहीं करते बल्कि उसे रिलैक्स्ड स्टेट में ऑपरेट करने देते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट्स बताते हैं कि दिमाग एक तरह का ऑटो गाइडेंस सिस्टम है। जैसे एक एरो अपने आप टारगेट की दिशा पकड़ लेता है या जैसे ऑटो पायलट एक जहाज को रास्ता दिखाता है। लेकिन यह सिस्टम तभी सही काम करता है जब आपका माइंड शांत हो, ध्यान साफ हो और आप ओवरथिंकिंग में फंसे न हो। स्ट्रेस दिमाग के नेचुरल फ्लो को तोड़ देता है, रिलैक्सेशन उसे तेज और स्मार्ट बना देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, शुरुआत में सब कुछ टेंस लगता है, स्टीयरिंग भारी लगता है, हाथ पैर एक साथ नहीं चलते। लेकिन जैसे जैसे आप रिलैक्स होकर चलाना सीखते हैं, स्टीयरिंग अपने आप स्मूथ होने लगता है, रिएक्शंस नेचुरल हो जाते हैं और गाड़ी एफर्टलेस चलने लगती है। यही फॉर्मूला हर गोल, हर स्किल और हर परफॉर्मेंस पर लागू होता है। किताब कहती है रिलैक्सेशन आपकी इनर क्रिएटिव मशीनरी को खोल देता है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, मेमोरी तेज होती है, कॉन्फिडेंस ऊपर आता है और आपकी अंदरूनी गाइडेंस आपको सही रास्ता दिखाने लगती है। असल समझ उसी इंसान में होती है जो प्रेशर में भी शांत रह सके। वही असली स्मार्ट व्यक्ति होता है। किताब में रिलैक्सेशन के 2 आसान तरीके बताए गए हैं। पहला, दिन में कम से कम मिनट अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। शांत बैठिए, सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और दिमाग को प्रेशर मोड से बाहर आने दीजिए। दूसरा, मेंटल रिहर्सल। रिलैक्सेशन के बाद अपने गोल की काम और पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए। यह टेक्निक लगभग हर सक्सेसफुल व्यक्ति इस्तेमाल करता है। रिलैक्स होकर इमेजिनेशन करना आपके सक्सेस मैकेनिज्म को सबसे क्लियर और सबसे परफेक्ट सिग्नल देता है। इस अध्याय का गहरा लेसन यही, आप तब जीतते हैं जब आप खुद को रिलैक्स करने देते हैं।
प्रेशर में रखा हुआ माइंड बंद मुट्ठी की तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं वह आपकी पूरी क्षमता बाहर लाने लगता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी कौन सी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि आप खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं? सोचिए और आज वही काम रिलैक्स्ड होकर कीजिए। फर्क आपको खुद महसूस होगा। अब अगले अध्याय में एक बेहद सुंदर कॉन्सेप्ट आता है। हैप्पीनेस कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हैबिट है। चैप्टर 7, यू कैन अक्वायर द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। जरा सोच कर देखिए, अगर खुशी किसी फ्यूचर का इंतजार करने वाली चीज न हो बल्कि एक ऐसी आदत हो जिसे आप हर दिन खुद बना सकते हो। यही बात मैक्सवेल मेल्ट्स इस अध्याय में समझाते हैं। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, खुशी एक चॉइस है, एक मेंटल हैबिट जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही मजबूत होती जाती है। एक कहानी की तरह समझिए, एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता रहता था। उसे लगता था कि वह तभी खुश होगा जब उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं हुई और वह आदमी कभी खुश नहीं हुआ। लेखक कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम खुशी को फ्यूचर से बांध देते हैं, जबकि खुशी हमेशा इसी पल में होती है, यहीं जहां आप अभी खड़े हैं। यह अध्याय बताता है कि खुशी का संबंध सिचुएशंस से नहीं बल्कि उन सिचुएशंस पर बनाई गई आपकी इनर स्टोरी से होता है। एक ही घटना दो लोगों के लिए दो अलग अलग मीनिंग रख सकती है। एक इंसान दुखी हो जाता है, दूसरा उसी में कुछ अच्छा ढूंढ लेता है। फर्क इवेंट में नहीं, इंटरप्रिटेशन में होता। मेल्ट्स कहते हैं खुशी भी उसी तरह सीखी जाती है जैसे कोई और हैबिट, वॉकिंग, रीडिंग या किसी स्किल की प्रैक्टिस की तरह। अगर हम रोज डरने, कंपेयर करने या शिकायत करने की आदत बना सकते हैं तो हम खुश रहने की आदत भी बना सकते हैं। खुशी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने दिमाग को यह याद दिलाना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या अच्छा है। जब आप लाइफ से गुड चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है, और जब आप प्रॉब्लम्स को बार बार रिपीट करना बंद कर देते हैं तो दिमाग सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यही प्रक्रिया हैप्पीनेस को नेचुरल बना देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुशी एक एटीट्यूड है और उस एटीट्यूड की जड़ आपकी सेल्फ इमेज में होती है। अगर आप खुद को अनलकी या कमजोर मान लेते हैं तो आपका दिमाग हर स्थिति को उसी लेंस से देखने लगता है। हर घटना, हर रिजल्ट उसी बिलीफ को कंफर्म करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को वर्दी, केपेबल और डिजर्विंग मानना शुरू करते हैं, दिमाग नेचुरल तरीके से हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने लगता है। खुशी कोई बहुत बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है। उसे किसी परफेक्ट सिचुएशन की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक सिंपल फैसला चाहिए कि आज से मैं हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स में, अभी से, इसी पल से। चैप्टर 8, सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी। यह किताब एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं है। सफलता पर्सनैलिटी का रिजल्ट है, और यह पर्सनैलिटी किसी के पास जन्म से नहीं होती। इसे कोई भी इंसान सीख सकता है, डेवलप कर सकता है और खुद के अंदर बना सकता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। दो दोस्त थे, अमित और राघव। दोनों ने साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। पहली ही कोशिश में नुकसान हो गया। अमित ने उसी पल खुद को लूजर मान लिया। उसने सोचा मेरे बस का नहीं है, लेकिन राघव ने वही एक्सपीरियंस देखकर कहा, यह सिर्फ एक लेसन था, अगली बार मैं बेटर करूंगा। कुछ सालों बाद अमित ने कोशिशें पूरी तरह छोड़ दी और दूसरी तरफ राघव का बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था। फर्क क्या था? न रिसोर्सेज का, न लक का। फर्क था सोच, नजरिया का और पर्सनैलिटी का। सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी की पहली खास पहचान यह होती है कि ऐसे लोग जानते हैं कि उन्हें जाना कहां है। जिनके अंदर डायरेक्शन क्लियर होती है, उनका दिमाग भी उसी दिशा में डिसीजंस लेने लगता है। जब लक्ष्य साफ दिखने लगता है तो रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। दूसरी खूबसूरत क्वालिटी होती है हिम्मत। डर के बावजूद एक्शन लेने की क्षमता। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वे इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं और रास्ते में खुद को इम्प्रूव करते जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग डर में फंसकर शुरू ही नहीं करते, और जो शुरू कर देता है वही आगे निकल जाता है। तीसरी चीज है ईमानदारी, खुद से भी और दूसरों से भी। सच बोलने की आदत इंसान को अंदर से हल्का कर देती है। जिस व्यक्ति के भीतर गिल्ट या दिखावा नहीं होता, उसके डिसीजंस ज्यादा तेज और ज्यादा क्लियर होते हैं।
सक्सेस पर्सनैलिटी का एक और मजबूत पिलर है कंपैशन, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्षमता। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि ग्रोथ अकेले नहीं होती, रिश्तों के साथ होती है। रिस्पेक्ट, एम्पैथी और अच्छा व्यवहार आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को हार्श तरीके से जज करने के बजाय खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ना। कई लोग परफेक्ट बनने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है इम्परफेक्ट होकर शुरू करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। इन सब के साथ एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की एक और अनमोल आदत होती है डिसीजंस लेना। ओवरथिंकिंग इंसान को पीछे खींचती है, जबकि डिसाइसिवनेस आगे धकेलती है। जब आप खुद को यह परमिशन देते हैं कि रास्ते में गलतियां हो सकती हैं, तभी आप ग्रोथ के असली दरवाजे खोलते हैं। और अंत में आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स के अंदर भी रास्ता देख पाना। सक्सेसफुल लोग हर सेटबैक को फीडबैक की तरह लेते हैं और उसी से अपनी स्ट्रैटेजी सुधारते हैं। इन सभी क्वालिटीज को कोई भी इंसान धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। रोज अपनी डेस्टिनेशन को इमेजिन करना, छोटे स्टेप्स लेना, खुद को एनकरेज करना, गलतियों को लेसन की तरह देखना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही वो हैबिट्स हैं जो पर्सनैलिटी को सक्सेस की तरफ मोल्ड करती हैं। अब बस एक सवाल खुद से पूछिए, आपकी पर्सनैलिटी इस समय किस दिशा में जा रही है? क्या आप वही ट्रेट्स अपना रहे हैं जो आपको आगे ले जाए, या अभी भी सिर्फ लक के भरोसे बैठे हैं? जिस दिन आप सफलता को एक स्किल मानना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपका दिमाग उसे स्किल की तरह सीखना शुरू कर देता है। चैप्टर 9 फेलियर मैकेनिज्म। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक अदृश्य सी रुकावट हमें आगे बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर मैल्ट्स इसे कहते हैं फेलियर मैकेनिज्म। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो डर, चिंता और सेल्फ डाउट की वजह से हमें रोक देता है। यह रुकावट अचानक नहीं बनती, यह तब पैदा होती है जब हम छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जब हम बार बार खुद को दोष देते हैं और हर नई सिचुएशन में सिर्फ खतरा ही खोजते हैं। दिमाग इन एक्सपीरियंसेस को सच मान लेता है और हमें प्रोटेक्ट करने के नाम पर एक्शन लेने से रोक देता है। इसलिए कई बार हम जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह फेलियर मैकेनिज्म कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं है, यह सिर्फ एक सीखा हुआ पैटर्न है। और जैसे हमने इसे सीखा है, वैसे ही हम इसे बदल भी सकते हैं। जब हम अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को जानबूझकर याद करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को महत्व देना शुरू करते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय इंप्रूव करने पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग का यह पुराना फेलियर पैटर्न धीरे धीरे टूटने लगता है। दिमाग समझने लगता है कि डर कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है और हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। यही वह टर्निंग पॉइंट होता है जहां आपका सक्सेस मैकेनिज्म दोबारा जागना शुरू करता है। इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज सिर्फ इतना है, असफलता कोई स्थायी पहचान नहीं होती, यह सिर्फ दिमाग की एक हैबिट है। और जैसे हर हैबिट बदली जा सकती है, वैसे ही फेलियर की यह आदत भी बदली जा सकती है। चैप्टर 10 इमोशनल स्कार्स। अदृश्य घाव जो जिंदगी रोक देते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे घाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर दिन महसूस होते हैं। किसी का हार्श कमेंट, बचपन की कोई इंसल्ट, रिजेक्शन का दर्द या खुद से की गई नफरत, ये सब हमारे चेहरे पर नहीं, हमारी सेल्फ इमेज पर चोट करते हैं। डॉक्टर मैल्ट्स इन्हें कहते हैं इमोशनल स्कार्स। ऐसे घाव जो दिमाग के अंदर बस जाते हैं और हमें बार बार उसी जगह रोक देते हैं। ये स्कार्स एक झटके में नहीं बनते। कभी किसी ने गुस्से में कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता, और दिमाग ने उस बात को सच मान लिया। वह याद दिमाग में ऐसे फंस जाती है कि बार बार रिप्ले होने लगती है। धीरे धीरे इंसान खुद को उसी नजर से देखने लगता है जैसे कभी किसी और ने उसे देखा था। इमोशनल स्कार्स की सबसे खतरनाक बात यही है, ये दिखते नहीं हैं, इसलिए हील भी नहीं होते जब तक हम खुद उन्हें ठीक करने का फैसला न कर लें। डॉक्टर मैल्ट्स कहते हैं हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम यह मानना बंद कर देते हैं कि हम वही हैं जो दूसरों ने हमें कहा था। किसी की बोली हुई एक लाइन हमारी सच्चाई नहीं बन जाती जब तक हम खुद उसे एक्सेप्ट न कर लें। फिर आता है उनका सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट, इमोशनल फेसलिफ्ट। जैसे चेहरे को फ्रेश करने के लिए फेसलिफ्ट किया जाता है, उसी तरह आत्मा को फ्रेश करने के लिए हम अपने अंदर से पुराने घावों को छोड़ना सीखते हैं।
इसका मतलब है खुद को और दूसरों को माफ करना, दर्द भरी यादों को बार बार दोहराना बंद करना और अपने दिमाग में खुद का एक नया मजबूत और लवेबल वर्जन बनाना। जैसे ही नई तस्वीर बनती है, सेल्फ इमेज बदलने लगती है। नई सेल्फ इमेज नए कॉन्फिडेंस को जन्म देती है और धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। इस चैप्टर का असली संदेश यही है, आप अपने पुराने घाव नहीं हैं। किसी ने आपको हर्ट किया, वह उनकी लिमिटेशन थी, आपकी नहीं। आपका असली रूप ना आपकी गलतियों से बनता है, ना दूसरों की बातों से। आपका असली रूप बनता है इस बात से कि आज आप खुद को क्या मानते हैं। जब आप अपनी कहानी बदलना शुरू करते हैं, तभी इमोशनल स्कार्स धीरे धीरे मिटने लगते हैं और एक नया आप जन्म लेता है। चैप्टर 11 अपनी असली पर्सनैलिटी को कैसे जगाए। हम सबके अंदर एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसा वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, क्लियर है और बिना डर के खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जिंदगी के सफर में इस असली वर्जन पर कई लेयर्स चढ़ जाती हैं। डर की लाया, कंपैरिजन की लायर, लोग क्या कहेंगे वाली लायर और बचपन में सुनी जजमेंट्स की लाया। धीरे धीरे हम वह दिखाने लगते हैं जो हम हैं ही नहीं, और जो हम सच में हैं वह अंदर ही दबा रह जाता है। डॉक्टर मेल्ट्स कहते हैं, अपनी असली पर्सनैलिटी को अनलॉक करना कोई नया इंसान बनना नहीं है, बल्कि वह सब हटाना है जो हमारे अंदर कभी था ही नहीं। पर्सनैलिटी बनाई नहीं जाती, पर्सनैलिटी पहचानी जाती है। जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, तभी आपका रियल सेल्फ बाहर आता है। असली पर्सनैलिटी तभी खिलती है जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि जब हम खुद पर प्रेशर डालते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है, तभी हम अननेचुरल दिखने लगते हैं। लोग परफेक्ट इंसान को एडमायर नहीं करते, लोग रियल इंसान को पसंद करते। और जब आप शांत रहते हैं, तो आपका नेचुरल ह्यूमर, नेचुरल इंटेलिजेंस और नेचुरल चार्म अपने आप सामने आने लगता है। दूसरी बड़ी गलती है दूसरों जैसा बनने की कोशिश। कई बार हम इसलिए शाइन नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी और की कॉपी बन जाते हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। आपकी आवाज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच, दुनिया में किसी के पास बिल्कुल वैसा मिक्स नहीं है, और यही यूनिकनेस आपकी असली पर्सनैलिटी है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तभी वह पर्सनैलिटी खुलने लगती है। लेखक कहते हैं, रियल पर्सनैलिटी सोच में नहीं, एक्शन में दिखाई देती है। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, बदलाव तब आता है जब आप बोलते हैं, कदम उठाते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आपका नेचुरल स्टाइल एक्शन में चमकता है, ओवरथिंकिंग में नहीं। आखिर में सब कुछ आकर रुकता है सेल्फ इमेज पर। आप खुद को जैसा मानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, वीक सेल्फ इमेज सिकुड़ी हुई पर्सनैलिटी। इसलिए पर्सनैलिटी ग्रो करने का मतलब है पहले सेल्फ इमेज को हील करना और उसे मजबूत बनाना। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही होती है जो खुद को एक्सेप्ट करती है। जो खुद के साथ शांति में होता है, वही दूसरों को भी स्पेस देता है। वह कंपेयर नहीं करता, जज नहीं करता और दूसरों से डरता भी नहीं। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तभी आपकी रियल पर्सनैलिटी सच में चमकती है। चैप्टर 12 द पाथ टू बिकमिंग ट्रूली ग्रेट। महान बनना किसी एक दिन ट्रॉफी उठाने जैसा नहीं होता। यह कोई इंस्टेंट मोमेंट नहीं, बल्कि एक लंबा और गहरा सफर है। एक ऐसा सफर जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि ग्रेटनेस आपको बाहर की दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती। ग्रेटनेस आपके अंदर पैदा होती है। इंसान तब महान बनता है जब वह दूसरों से मुकाबला करना छोड़कर अपने ही कल के वर्जन से आगे बढ़ने लगता है। हर महान व्यक्ति के भीतर एक खास आग होती है, अपनी मंजिल को साफ साफ देखने की क्षमता। जब आपकी दिशा क्लियर होती है, तो दुनिया का शोर अपने आप धीमा पड़ने लगता है। क्लैरिटी एक ऐसी रोशनी है जो डर को करेज में बदल देती है और इंसान को ऐसे फैसले लेने की ताकत देती है जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्लैरिटी होना ही काफी नहीं है। ग्रेटनेस रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों से बनती है। मोटिवेशन कभी आती है, कभी गायब हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वह साथी है जो हर दिन आपके साथ चलता है। महान लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वे बस इतना सोचते हैं कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें आगे बढ़ाती है। और सबसे जरूरी बात,
यह कि महान लोग अपनी सफलता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते। वे अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज और अपनी लर्निंग्स का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में करते हैं। खुद से आगे सोच पाना ही कंट्रीब्यूशन है, और यही कंट्रीब्यूशन किसी इंसान को यादगार बना देता है। इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होते हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत सिंपल लेकिन बेहद गहरा है। ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक हैबिट है, एक माइंडसेट है और एक वे ऑफ लिविंग है। जब आपका विजन साफ हो जाता है, आपके कदम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने लगती है, तब आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहते, आप महान बनने की राह पर चल पड़ते हैं। चैप्टर 13 क्राइसिस यानी संकट को रचनात्मक अवसर कैसे बनाएं। जब जिंदगी स्मूथली चल रही होती है तो रास्ते खुद साफ दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान तब बनती है जब हालात अचानक बदल जाते हैं और फिर भी वह खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। इस चैप्टर में मैक्सवेल माल्ट्स हमें यही सिखाते हैं कि हर क्राइसिस के अंदर एक छुपा हुआ अवसर होता है, एक ऐसा मौका जिसे देखने के लिए शांत दिमाग और सही नजर चाहिए। किसी भी संकट का पहला असर दिमाग पर पड़ता है। हम तुरंत पैनिक, डर और वर्स्ट केस इमेजिनेशन में चले जाते हैं। यहीं से समस्या असल से गुना बड़ी लगने लगती है। किताब साफ कहती है कि क्राइसिस का पहला सॉल्यूशन कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कामनेस है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी हमारा सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। वही दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है, वही दिमाग हमें बाहर निकाल सकता है। क्राइसिस को पर्सनल बना लेना भी हमारी एक बड़ी कमजोरी है। हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन लेखक कहते हैं कि क्राइसिस कोई इंसल्ट नहीं है, यह सिर्फ एक सिचुएशन है। जैसे ही आप समस्या को अटैक की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्थिति की तरह देखने लगते हैं, क्लैरिटी लौट आती है और दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगता है, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। इस चैप्टर का एक बेहद पावरफुल हिस्सा इमेजिनेशन से जुड़ा है। क्राइसिस के समय हम नेचुरली वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं, जिससे डर और गहरा हो जाता है, लेकिन साइबरनेटिक्स का रूल कहता है कि दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिसकी तस्वीर आप उसे दिखाते हैं। जब आप बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही इमेजिनेशन क्राइसिस को क्रिएटिविटी में बदल देती है। और एक बहुत गहरी सच्चाई यह भी है कि क्राइसिस अक्सर आपको एक नया वर्जन देता है। जब पुरानी सेल्फ इमेज टूटती है, तभी नया कॉन्फिडेंस, नई समझ और नई ताकत पैदा होती है। कई लोग अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ उसी दिन से शुरू करते हैं जिस दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आता है। इस चैप्टर का संदेश बिल्कुल साफ है, क्राइसिस आपको रोकने नहीं आती, क्राइसिस आपको नया बनाने आती है। बस जरूरत है पैनिक को शांत करने की, इमेजिनेशन को सही दिशा देने की और सिचुएशन को पर्सनल ना बनाने की। चैप्टर 14 विनिंग फीलिंग। इस चैप्टर का पूरा संदेश सिर्फ एक बात पर टिका है, जीत पहले बाहर नहीं अंदर होती है। मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि जिंदगी में सफलता किसी टैलेंट, रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी से शुरू नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग से शुरू होती है जो आप अपने बारे में रखते हैं। अगर आपके अंदर जीत जैसा एहसास है तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आता है फिर फीलिंग आती है, लेकिन सच्चाई इसका ठीक उल्टा है। जीत का रिजल्ट तभी आता है जब आप पहले से खुद को अंदर से कैपेबल महसूस करते हैं, जब आप बिलीव करते हैं मैं कर सकता हूं, यह मेरे बस में है, इस बार मैं जीतने वाला हूं। दिमाग के अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जो लॉजिक से नहीं फीलिंग से एक्टिवेट होता है। लॉजिक आपको बार बार रोकेगा, डराएगा और एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन फीलिंग आपको आगे बढ़ाएगी। वही फीलिंग जो आपको एक्शन लेने की हिम्मत देती है, वही फीलिंग जो आपको गिरने के बाद फिर उठना सिखाती है। लेकिन विनिंग फीलिंग आपको उस इनर एनर्जी से भर देती है जिससे एक्शन लेना आसान हो जाता है। इस फीलिंग को बाहर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जीत का स्वाद जरूर चखा होता है। कभी किसी काम में सफलता मिली होगी, कभी किसी डर को हराया होगा या फिर कोई मुश्किल चैलेंज पूरा किया होगा। बस उसी फीलिंग को याद करना होता है। जैसे ही आप उस पल को याद करते हैं, दिमाग तुरंत उसी मोड में लौट आता है। वही कॉन्फिडेंस, वही क्लैरिटी और वही पावर दोबारा महसूस होने लगती है।
अगर आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद को इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो दिमाग उस इमेजिनेशन को भी रियलिटी की तरह ही मान लेता है। वह उसी तरह की एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और एक्शन तीनों आपके फेवर में काम करने लगते हैं। विनिंग फीलिंग तब और भी स्ट्रांग हो जाती है जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को नोटिस करना शुरू करते हैं। एक सही डिसीजन, एक प्रोडक्टिव दिन, या फिर कोई छोटी प्रोग्रेस। जब आप इन माइक्रो विक्ट्रीज को कॉन्शियसली महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग सीख लेता है कि आप एक जीतने वाले इंसान हैं, और यही इनर आइडेंटिटी आपको नेचुरली सक्सेस की तरफ धकेलती रहती है। इस चैप्टर का असली मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप जीत जैसा महसूस करना सीख गए, तो जीतना सिर्फ समय की बात रह जाती है। यह फीलिंग आपके दिमाग को ग्रीन सिग्नल देती है कि आप केपेबल हैं। आप रास्ता ढूंढ लोगे, और जिस इंसान के भीतर यह विनिंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, उसे लंबे समय तक कोई भी रोक नहीं सकता। चैप्टर 15 मोर ईयर्स ऑफ लाइफ एंड मोर लाइफ इन योर ईयर्स। इस आखिरी अध्याय में मैक्सवेल माल्ट्स बताते हैं कि असली जिंदगी उम्र के नंबर में नहीं होती, बल्कि उस एनर्जी में होती है जिसके साथ हम हर दिन जीते हैं। कुछ लोग 60 या 70 की उम्र में भी जवान लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और पर्पस जिंदा रहता है। वहीं कुछ लोग 25 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आग बुझा दी होती है। लेखक कहते हैं कि उम्र शरीर में नहीं होती, उम्र आपकी सेल्फ इमेज में होती है। अगर आप खुद को थका हुआ, कमजोर और पुराना मानने लगते हैं, तो आपका शरीर भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को एनर्जेटिक और अलाइव देखते हैं, तो आपका शरीर भी उसी एनर्जी को फॉलो करता है। दिमाग उम्र तय करता है, शरीर सिर्फ उसका आदेश मानता है। इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसके साल बढ़ते हैं। इंसान तब बूढ़ा होता है जब उसकी इमेजिनेशन छोटी हो जाती है। बचपन में हर चीज एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि दिमाग ड्रीम से भरा होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इमेजिनेशन को छोटा करते जाते हैं और प्रॉब्लम्स को बड़ा। असली जवानी इसी में है कि आप अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें, नई चीजें सीखते रहें और अपने माइंड को एक्टिव बनाए रखें। इस चैप्टर की एक कोर ट्रूथ यह है कि एक एक्टिव माइंड हमेशा एक एक्टिव लाइफ देता है। जब इंसान के पास पर्पस होता है, तो उसे हर दिन जीने की वजह मिलती है, और तभी एनर्जी अंदर से फ्लो करने लगती है। इसके उलट पर्पस की कमी इंसान को कम उम्र में ही थका हुआ बना देती है। किताब यह भी बताती है कि हैप्पीनेस कोई लक्जरी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल हेल्थ टॉनिक है। खुश इंसान के शरीर में ऐसी एनर्जी बनती है जो उसे मेंटली भी यंग रखती है और फिजिकली भी स्ट्रांग बनाती है। पॉजिटिव फीलिंग्स दिमाग और शरीर दोनों को हील करती हैं, जबकि स्ट्रेस इंसान को अंदर से जला देता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा समय उस काम में जरूर लगाइए जो आपको खुशी देता है। यह आपकी उम्र नहीं, बल्कि आपकी लाइफ को बढ़ाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, सपोर्ट या मोटिवेशन देते हैं, तो आपकी अपनी जिंदगी में भी वार्मथ और एनर्जी लौट कर आती है। कंट्रीब्यूशन इंसान को जिंदा रखता है। जो लोग दूसरों में लाइट फैलाते हैं, वे हर उम्र में ग्लोइंग रहते हैं। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। जिंदगी सालों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस एनर्जी से मापी जाती है जो आप हर साल में लेकर आते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन जिंदा है, आपका माइंड एक्टिव है, आपका हार्ट पॉजिटिव है और आपका पर्पस क्लियर है, तो कोई भी उम्र आपको बूढ़ा नहीं बना सकती। धीरे धीरे यह यात्रा यहीं खत्म हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि किताब का अंत आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। साइबरनेटिक्स हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आपकी जिंदगी वैसे नहीं बदलती जैसे दुनिया चाहती है। आपकी जिंदगी वैसी बदलती है जैसी तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए कोई बड़ी घटना चाहिए, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। जब आप खुद को कॉन्फिडेंट, केपेबल और पर्पसफुल देखना शुरू करते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि इमेजिनेशन ही फ्यूचर बनाती है। आप जिस इंसान की इमेज अपने भीतर बनाते हैं, वही धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी बन जाती है। इस पूरी ऑडियो बुक में आपने सीखा कि नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे छोड़ना है, हैप्पीनेस को एक हैबिट की तरह कैसे अपनाना है, विनिंग फीलिंग को कैसे एक्टिवेट करना है और हर क्राइसिस को ग्रोथ में कैसे बदलना है।
और सबसे खूबसूरत बात, जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीना है एनर्जी, एक्साइटमेंट और पर्पस के साथ हर दिन उठना। अगर आपकी सेल्फ इमेज बदल गई तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब बारी आपकी है। इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। आज ही अपने भीतर एक छोटा सा बदलाव शुरू कर दीजिए, एक छोटा सा अपग्रेड जो आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो रीथिंक को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की लाइफ चेंजिंग किताबें आसान और सोलफुल तरीके से लेकर आते रहते हैं। और अगर साइबरनेटिक्स ने आपको इंस्पायर किया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ इमेज, ताकि यह पॉजिटिव एनर्जी और भी आगे फैल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।